हेलो गाइस, माई सेल्फ भट्ट कुत्सिया। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशंस की। तो सॉल्यूशंस में हमने देखी थी लास्ट वीडियो में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सो हम उन्हीं से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने देखी थी दो तरह की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है हमारे पास, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो टेम्परेचर डिपेंडेंट में हमारी आती थी वॉल्यूम टर्म्स और इसमें हमारी मास टर्म्स। सो हम इनसे स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट वॉल्यूम टर्म्स से हम स्टार्ट करेंगे। सो इसमें हमारी कौन सी आती है? पहली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सो और हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, डिनोट करता है किसको? सॉल्यूट को। और जो डाउन वाली टर्म ये किसको? सॉल्यूशन को। बेसिकली जो हमारी मोलैलिटी है इसमें ये एक्सेप्शन है इसकी, इसमें ये नहीं होता है। बाकी सारी टर्म्स में क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्यूशन। सो बेसिकली क्या होता है? ये कंपैरिजन होता है किसका? कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूट किसके साथ? विथ सॉल्यूशन। यही हमें पढ़ना है। सो हम देखेंगे अपनी पहली टर्म कौन सी हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अगर हम डिफाइन करेंगे तो अब आसानी से डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये वाली टर्म किसकी है? सॉल्यूट की और ये सॉल्यूशन की। सो हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, लेकिन किसमें? ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी इन ml इनटू 100। ये क्या हुई हमारी? वॉल्यूम पर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सो क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फॉर एग्जांपल हमें कभी न्यूमेरिकल्स में देखना, हम आगे न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। सो जब हमें ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम 100 लेंगे इसको, क्योंकि परसेंटेज का जो परसेंटेज की मीनिंग ही है वो क्या है? 100 में से हम क्या कहेंगे? ये हम फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे? 100 ही लेंगे। हम आगे देखेंगे न्यूमेरिकल्स जब हम देखेंगे तो ये ऐसे याद रखने के लिए। सो क्या है हमारी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट्स पार्टिकल्स हैं हमारे? सो इसी को क्या कहते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके बाद है हमारी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या आएगा? यहाँ तो अब पता ही है क्योंकि सॉल्यूट का है तो वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, केमिस्ट्री में मास वेट एक ही है, मास और वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अब यहाँ क्या लेना है? इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। सो अब क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या है हमारी? वेट बाय वॉल्यूम। सो ये आसान सी डिफिनेशन है इनकी। अब हमारी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होता है, और वेट बाय वॉल्यूम में क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और इसमें क्या? मास ऑफ सॉल्यूट आता है। सो ये थी हमारी परसेंटेज वॉल्यूम और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब हमारे पास आती है एक और टर्म हमारी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी है? मोलैरिटी, जिसे हम कैपिटल M से डिफाइन करते हैं। सो मोलैरिटी क्या है? अगर हम देखें मोलैरिटी की डेफिनेशन, वो क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या है? मोल्स ऑफ, क्योंकि हमें पता है हमें डील किसके साथ करना है? सॉल्यूट और सॉल्यूशन को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम? ये है हमारी मोलैरिटी। हमारे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, इसको क्या कहेंगे? मोलैरिटी। तो अगर हम देखेंगे m हमारा किसके बराबर है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लिखेंगे। सो क्या है हमारी मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बट इन पर लीटर, को क्या हमारी मोलैरिटी होगी। सो हम अगर देखेंगे कैसे लिखेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट मीन्स n अपॉन वॉल्यूम in terms of liter, 1 liter VL। सो अगर हम देखेंगे n मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मोल्स हम करते हैं वेट ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास। सो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा हमारा, या वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इससे हमारे क्या, हमारे पास आ जाएगा हमारे मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे इसमें सोल्यूशन में। सो फिर क्या 1 लीटर में देखना है हमें, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में देखनी है मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो n बाई VL। सो n जो हमारी मोल्स है वो कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूशन। सो क्या हुआ हमारे पास ये, अब अगर हम देखेंगे n किसके बराबर है, अब मास और वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास MO। सो ये क्या, इसे निकालते हैं हम मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोलैरिटी किसके बराबर है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो मोल्स निकालते हैं मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सो इसके बराबर n इज इक्वल टू W बाय मोलर मास MO। सो अब मोलैरिटी किसके बराबर होगी अगर हम देखेंगे, सो n के जगह W बाय MO इंटू VL। सो ये क्या हुई हमारी मोलैरिटी। अब यहाँ पे लीटर है, अब अगर हमारे पास mls में होगी तो हम क्या करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन mls में दी होगी तो हम क्या करेंगे, हम बाय MO इंटू वॉल्यूम लीटर इंटू, सो क्या 1000 से इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लीटर्स में। सो क्या है हमारे पास मोलैरिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी हमारी बराबर है n बाय VL, हम लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट n लीटर वॉल्यूम VL। सो मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास ऑफ सोल्यूट क्या होगा अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या होगा। सो n हमारे पास है वेट ऑफ द सोल्यूट और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास MO। सो मोलैरिटी किसके बराबर होगी हमारी, अगर हम देखेंगे n के जगह ये मास ऑफ सोल्यूट और मोलर मास इनटू जो हमारे पास लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। सो अगर हमारे पास mls में अब कॉन्सेंट्रेशन होगी तो कन्वर्ट करनी है लीटर्स में, तो इंटू 1000 करेंगे। सो ये हमारे पास क्या आएगी, ये है हमारे पास आएगी क्या मोलैरिटी। अब यहाँ पे एक और टर्म है मोलैरिटी की जैसी, एक और टर्म है हम देखेंगे उसको भी, उसको कहते हैं स्ट्रेंथ। ये मैंने नहीं लिखाया था वहां पे, ये स्ट्रेंथ ऐसे डिनोट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या होगी, हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन क्या हो, ये है मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर हम देखेंगे हमारे पास मोलैरिटी में क्या आया था, मोलैरिटी में हमने लिखा था क्या मोल्स, यहाँ पे क्या आ रहा है मास। सो मोलैरिटी थी नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे है क्या मास ऑफ सोल्यूट। सो अगर हम देखेंगे S किसके बराबर है, स्ट्रेंथ किसके बराबर है, हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या होगा लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। सो क्या है हमारे पास, लेकिन ये इन ग्राम्स इन लीटर्स, उसमें हमारे पास क्या है मोलैरिटी में हमारे पास मोल्स थे, यहाँ पे क्या है मास आ रहा है। सो ये किसके साथ रिजेंबल हो रहा है हमारा, वेट बाय वॉल्यूम के साथ, क्योंकि उसमें क्या था वेट बाय वॉल्यूम में क्या था हमारा ग्राम बाय ml, और इसमें क्या आ रहा है ग्राम बाय L। सो डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस आ रही है लीटर और इसकी। सो
वेट बाय वॉल्यूम में हमारे पास आ रहा था ग्राम बाय ml और इसमें आ रहा है ग्राम बाय l। सो स्ट्रेंथ क्या है अब हमारे पास? स्ट्रेंथ है मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास, और किसमें? लीटर ऑफ सॉल्यूशन। उस मोलैरिटी में हमारे पास थे मोल्स, अब इसमें क्या आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूट। सो अगर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को, हम देखेंगे ये किसके मास ऑफ सॉल्यूट मींस या वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम लीटर VL। सो हम देखेंगे रिलेशन, हम देखेंगे इसकी किसके साथ? मोलैरिटी के साथ। रिलेशन क्या है इसकी? रिलेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी हम देखेंगे। सो अगर मोलैरिटी में हमारे पास क्या आया था? मोलैरिटी में हमारे पास था वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बाय लीटर VL आया था हमारे पास। तो इसमें क्या है? स्ट्रेंथ में हमारे पास आ रहे हैं वेट बाय VL। सो वेट बाय VL हम ये भी लिख सकते हैं S बाय मोलर मास। सो यहाँ पे क्या आ रहा है? वेट बाय VL, वो क्या हमारी स्ट्रेंथ है। सो मोलैरिटी हम लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेंथ बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो अगर हमें स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे स्ट्रेंथ? ये हमारे पास मोलैरिटी इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो हमारे पास आ जाएगी क्या? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन? मास ऑफ द सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो स्ट्रेंथ हमारी है W मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट और लीटर वॉल्यूम VL से डिनोट करते हैं। सो रिलेशन अगर देखेंगे हम मोलैरिटी और स्ट्रेंथ की, सो मोलैरिटी हमारी किसके बराबर थी? वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड VL। सो ये W सो ये किसके बराबर है? हमारी स्ट्रेंथ के बराबर। सो हम लिख सकते हैं मोलैरिटी हमारी स्ट्रेंथ बाय मॉलिक्यूलर मास के बराबर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के बराबर है। अब हमें स्ट्रेंथ निकालनी होगी तो आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमें मोलैरिटी पता होगी, मोलर मास तो हमें पता ही होगा सॉल्यूट का, सॉल्यूट जब गिवन होगा सो हम क्या निकाल सकते हैं? स्ट्रेंथ। सो ये थी इनकी रिलेशन। अब हमारे पास आते हैं एक और टर्म नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या है? नॉर्मेलिटी का यूज़ लैब में होता है किसके टाइम? टाइट्रेशन के टाइम। जब हमें टाइट्रेशन करनी होती तो ये नॉर्मेलिटी हमें उसी टाइम यूज़ होती है लैब में ज़्यादातर। सो नॉर्मेलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल N। सो डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ, एक और टर्म ऐड हो रही है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी तक हम बात कर रहे थे मास की, मोल्स की। सो हमारे पास टर्म आ रही है यहाँ पे इक्विवेलेंट। सो इक्विवेलेंट क्या है? पहले हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे भी क्या है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इक्विवेलेंट क्या है हमारे पास? इक्विवेलेंट हम एन कैसे डिफाइन करेंगे? हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट किसमें? लीटर्स में। 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर पर लीटर। सो ये आए हमारे पास नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो कैसे हम डिफाइन करेंगे हम इक्विवेलेंट को? ये हम लिखेंगे मास या वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन m means equivalent mass। सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट और ये क्या है? मास ऑफ द या वेट ऑफ द सॉल्यूट। सो
मोल्स हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेट ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास। इक्विवेलेंट ये कैसे निकालेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे, इक्विवेलेंट इनटू VL। सो क्या हमारे पास से वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सो ये किस EM इक्विवेलेंट मास, ये है हमारे पास मोलर मास बाय एन फैक्टर। एक और टर्म हमारे पास एन फैक्टर। सो क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी हम लिखेंगे इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम लीटर। इक्विवेलेंट हमारे पास है वेट ऑफ द सोल्यूट और मास ऑफ द सोल्यूट बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट। सो मोल्स हम निकालते हैं, हमें याद है वॉल्यूम मास ऑफ द सोल्यूट और वेट ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सो इक्विवेलेंट हमारे पास किसके बराबर आया, वेट ऑफ द सोल्यूट बाय ये इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं मोलर मास बाय एन फैक्टर। अब हमारे पास यहाँ पे नई टर्म आ रही है क्या, एन फैक्टर। हम देखेंगे आगे एन फैक्टर है क्या, पहले हम नॉर्मेलिटी को कंप्लीट करते हैं। सो नॉर्मेलिटी का कैसे लिखेंगे हम, वॉल्यूम ये मास और वेट ऑफ द सोल्यूट into n factor by molecular mass into VL। अगर हम देखेंगे तो ये क्या हमारी नॉर्मेलिटी ऐसे आएगी क्या, इससे W मीन्स मास ऑफ द वेट ऑफ द सोल्यूट बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इनटू क्या एन फैक्टर। अब हम एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे। एन फैक्टर है क्या, एन फैक्टर जो हमारा है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ये एसिड है, बेस है, साल्ट है, ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इसी पे डिपेंड करता है। सो अब हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, हम देखेंगे एक एक करके। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, फर्स्ट केस एसिड का लेंगे, इन केस ऑफ एसिड्स अगर हमारे पास एसिड्स होंगे तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। सो एसिड्स, इन केस ऑफ एसिड्स ये होता है नंबर ऑफ H+2 ions given by acid in aqueous solution। एक एसिड एक्वस सोल्यूशन में कितने H+ हमें देगा, उससे क्या होगा एन फैक्टर डिफाइन होगा किस में, एसिड में। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेंगे HCl, हम एक्वस लेंगे। सो ये क्या, ये H+ प्लस Cl नेगेटिव। सो हमारे पास कितने H+ यहाँ पे आए, 1। कितने लिबरेट किए H+, 1। सो हमारे पास एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स इन HCl क्या है, 1। ये बात इससे नहीं कंपेयर करनी है कि हमारे पास प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें H कितने हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ये कितने H+ हमें देता है आफ्टर डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास कितने H+ आते हैं। सो इन केस ऑफ HCl इट्स क्या 1। सो एन फैक्टर हमारे पास 1 आता है। एक और एग्जांपल लेंगे H2SO4 की, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। सो ये क्या देता है हमें, SO4 नेगेटिव। सो हमारे पास एन फैक्टर क्या है, कितने पॉजिटिव्स मिले H+, 2। सो मतलब एन फैक्टर हमारे पास 2 है। सो कितने H+ हमें एसिड देगा इन एक्वस सॉल्यूशन, वो डिफाइन करेगा हमारा एन फैक्टर क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक CH3COH हमें क्या देता है, CH3COO नेगेटिव प्लस H+। सो इसमें कितने H+ मिले हमें, 1।
सो एन फैक्टर हमारा 1 है। अगर हम एच हाइड्रोजन यहाँ देखें कितने हैं, 3 1 4। सो ये इस बात से कंपेयर नहीं करनी है हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, हमें इस पे ध्यान देना है कि हमें एच पॉजिटिव कितने मिल रहे हैं। सो वो क्या डिफाइन करती है हमारे एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड्स। अब हम देखेंगे इन केस ऑफ बेस। इन केस ऑफ बेस क्या होगा हमारे पास number of OH negative ions given by base in aqueous medium और aqueous solution। सो एक बेस हमें एक्वस सोल्यूशन में कितने OH नेगेटिव आयंस लिबरेट करेगा या देगा, सो वो डिफाइन करेगा हमारा एन फैक्टर इन केस ऑफ बेस। फॉर एग्जांपल NaOH की लेंगे हम एग्जांपल, ये क्या देता है हमें, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सो इन केस ऑफ दिस एन फैक्टर विल बी 1। सो क्या है हमारे पास OH कितने आए, 1। सो क्या है हमारे एन फैक्टर क्या आएगा इन केस ऑफ बेस इन NaOH, वो 1 है। सो अगर हम देखेंगे अब एन फैक्टर इन केस ऑफ साल्ट्स, एन फैक्टर इन केस ऑफ साल्ट्स, ये हमें टोटल मैग्नीट्यूड देखना है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और या तो हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लेना है या नेगेटिव चार्ज लेना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एन फैक्टर ना हमारा ये सिर्फ एक नंबर होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें हमें क्या सिर्फ नंबर मिलते हैं। सो यहाँ पे क्या देखना है हमें, टोटल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा हमारा, वही है एन फैक्टर देगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेंगे NaCl की। सो क्या है -1 +1। सो एन फैक्टर हमारे पास 1 आएगा इन केस ऑफ NaCl, क्योंकि हमें टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेना है। हमें देखना है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव, या फिर लेना है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वही हमारा एन फैक्टर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ साल्ट्स। एक और एग्जांपल इसकी, सोडियम कार्बोनेट की, इसमें क्या है +2 -2। सो या तो हमें -2 वाला लेना है या +2, इन एन फैक्टर क्या होगा हमारे पास 2। सो अब हमारे पास है एन फैक्टर इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। एन फैक्टर इन केस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनमें एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। सो इनमें कैसे निकालेंगे हम, जैसे एसिड्स में, बेस में और साल्ट्स में देखा, तो इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने ट्रांसफर होंगे, वही देगा हमें एन फैक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, इनसे मिलेगा हमें एन फैक्टर, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे। हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसा कि हमें पता है KMnO4 ये क्या है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन खुद को क्या रिड्यूस करता है, ऑक्सैलिक एसिड टाइट्रेशन उसमें यूज करते हैं। सो हम KMnO4 की एग्जांपल लेंगे इन केस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम देखेंगे कैसे हम एन फैक्टर निकालेंगे। सो KMnO4 अगर हम देखेंगे, सो ये क्या देगा हमें, Mn2 पॉजिटिव। सो ये ऐसा रहेगा, जो ये है ये चेंज होके क्या होगा Mn2 पॉजिटिव। सो अगर हम देखेंगे तो ये इसकी +1 ही रहेगी ये स्टेट, और इसकी क्या 2 ही रहेगी। सो इसके साथ कोई चेंज नहीं होगी, चेंज क्या होगा Mn। अब हमें देखना है कि इसकी Mn की स्टेट क्या होगी यहाँ पे। सो अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा, यहाँ पे हम देखेंगे ऑक्सीजन की टोटल 8, क्योंकि 4 और ये क्या है 2 है, और ये कितने ऑक्सीजन 4 है, तो -8, ये +1 ही होगा। सो टोटल इसकी ओवरऑल जो है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा +7। सो +1 8 -8 इज इक्वल टू 0। सो क्या है हमारी इसकी +7। सो यहाँ पे +7 से चेंज होके कहाँ जाता है
+2। सो क्या चेंज हुआ है हमारे यहाँ पे, +7 से +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का ये हुआ, अगर हम देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए, यहाँ पे ट्रांसफर हुए। हम कहेंगे नंबर ऑफ, हमें देखना है कि ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन हुए, लॉस हुए, वही देखना है, कितने ट्रांसफर हुए। सो क्या यहाँ पे कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन दिस केस क्या फैक्टर हमारे पास, एन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। सो अगर हम देखेंगे अब इन केस ऑफ, ये था इन केस ऑफ एसिड, इन केस ऑफ बेस अगर हम देखेंगे KMnO4, इसकी स्पेशलिटी है बेस एसिड न्यूट्रल, ये सब मीडियम्स में इसके साथ। सो इन केस ऑफ बेस, सो क्या देगा हमें ये, इन केस ऑफ बेस ये हमें देता है K2MnO4, K2MnO4 देता है। इन केस ऑफ एसिड ये Mn2 पॉजिटिव, और इन केस ऑफ बेस K2MnO4। सो इसमें क्या होगा, इसकी क्या है +7 है यहाँ पे, सो ये चेंज होके कहाँ जाता है, -6। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमारा जो एन फैक्टर है वो क्या आएगा, 1 आएगा इसमें। सो +7 से कहाँ, -6। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन। सो जो हमारा एन फैक्टर है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अब इन केस ऑफ हम देखेंगे न्यूट्रल जब होगा, अब न्यूट्रल अगर होगा KMnO4 इन केस ऑफ न्यूट्रल, तो ये देगा हमें MnO2। इन केस ऑफ न्यूट्रल ये हमें देगा MnO2। सो यहाँ पे +4 इसकी स्टेट आती है, यहाँ पे +7 to +4। सो कितना हुआ यहाँ पे 3। सो यहाँ पे क्या है हमारे एन फैक्टर 3। सो अगर हम देखेंगे एसिड में हमारे पास आया एन फैक्टर 5, एन फैक्टर इन केस ऑफ बेस हमारे पास आया 1, एन केस ऑफ न्यूट्रल हमारे पास 3। सो पहले ये +7 से किस में गया, +7 से ये हमारे पास +7 से +2 में गया। सो 5, फिर -6, और फिर क्या इसमें +7 से +4 में। सो जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, यही हमारा एन फैक्टर देता है कि किस केस में, हमारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स में। सो अगर एग्जांपल हम लेंगे, ये हमारे पास ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कभी ये सीधे ही कहा जाता है कि KMnO4 की ये एन फैक्टर ऑफ KMnO4 इन केस ऑफ एसिड क्या होगा, वो क्या होगा 5, इन केस ऑफ बेस वो 1, इन केस ऑफ न्यूट्रल वो क्या है 3। सो अगर हम देखेंगे अब बात हम कर रहे थे किसकी, मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ किसकी, सॉल्यूट की। वो किसके बराबर था हमारा, वॉल्यूम, ये वेट और मास ऑफ द सॉल्यूट बाय क्या, मोलर मास, सॉरी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन क्या एन फैक्टर, हम इसी की बात करें। सो अगर हमारे पास अब दिया गया हो मोलर मास हम निकाल लेंगे सॉल्यूट का। अब एन फैक्टर इन केस ऑफ हमें कहा गया है एसिड निकालो, इसका KMnO4 इन केस ऑफ एसिड। सो हमें पता है कि हम कैसे लिखेंगे, हम ये मास इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखें, मोलर मास 158 के बराबर है, एन फैक्टर इन केस ऑफ एसिड के हमारे पास 5। सो हम हमारे पास आ जाएगी क्या, हमारी जो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा हमारा। सो इसी तरह इन केस ऑफ बेस अगर हम देखेंगे ही, सो बेस में क्या आएगा 158/1, और हमारा न्यूट्रल में आएगा क्या 150/3। सो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट। अगर एसिड के केस में हमारे पास क्या है एन फैक्टर फिर 5 है, बस एन फैक्टर हमें पता होना चाहिए, एसिड है, बेस है, क्या न्यूट्रल है। सो हम इजीली क्या हमारी जो इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम क्या नॉर्मेलिटी अब हमारी किसके बराबर थी, इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम लीटर, वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट हमारा बराबर है वॉल्यूम VL, ये किसके बराबर आया था हमारा
weight of the solute or mass of the solute by equivalent mass of the solute into volume later. ये किसके बराबर ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं by molar mass. ये हमें आया था किसके बराबर, मोलर मास बाय n फैक्टर. सो ये हम लिख सकते हैं मोलर मास इनटू वॉल्यूम लीटर. ये डिवाइड ऊपर इनटू होगा वो n फैक्टर हुआ. सो क्या है हमारे पास अब नॉर्मेलिटी, मास और वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम लीटर इनटू n फैक्टर. अगर हम देखेंगे जो ये वॉल्यूम मोलर मास इनटू VL, ये किसके साथ हमें रिजेंबल होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये किसके साथ रिजेंबल होता है, ये हमारा मोलैरिटी. सो क्या ये हमारी मोलैरिटी डिफाइन करती है. सो हम ये भी लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी किसके बराबर है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. हम इजी वर्ड्स में ये भी लिख सकते हैं क्या, नॉर्मेलिटी हमारी बराबर है किसकी, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर. जब हमें मोलैरिटी पता होगा, n फैक्टर पता होगा, नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं. नॉर्मेलिटी पता होगा, n फैक्टर पता होगा तो मोलैरिटी निकाल सकते हैं. सो ये थी आज की ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, जिसमें हमने देखा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे. सो आज की वीडियो में क्या देखा हमने, मोलैरिटी कैसे रिलेट होती है फिर नॉर्मेलिटी के साथ. हमें जब नॉर्मेलिटी पता होगी तो मोलैरिटी निकाल सकते हो. n फैक्टर कैसे निकालते हैं, n फैक्टर इन केस ऑफ एसिड बेस इन्हीं पे डिपेंड करता है. ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट इन पे डिपेंड करता है. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट टर्म्स की. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया. थैंक्स.